Hello friends, now let's come to the last lecture of environment part, that is heredity anomaly outlook index. तो अभी ये रिसेंटली रिलीज हुई है कि एटलीस्ट ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है इसको, दैट इज हेरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स जो है वो हेरिडिटी वाले रीजन को देखती है। 85% उन्होंने बताया कि 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो हेरिडिटी फेस कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। अब व्हाट इज हेरिडिटी एनॉमली इंडेक्स आउटलुक इंडेक्स? तो हेरिडिटी क्या होता है हमको सबसे पहले वो देखने हैं, ड्राउट्स क्या होते हैं वो देखने हैं। तो ड्राउट्स आपको पता है कि हमारा वाटर का अगर शॉर्टेज हो जाए किसी एरिया में, ठीक है, इनसफिशिएंट रेन हो, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा हो, और अदर फैक्टर्स के कारण जैसे कि हाई टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी जो है लो हो जाए, तो उसके कारण हमारा ड्राउट होता है। ड्राउट मीन्स सूखापन, राइट? कि मतलब पूरे जो जैसे राजस्थान में सूखापन ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा एवापोरेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं रहता, तो ड्राउट्स वहाँ पे होते हैं। अब ड्राउट्स और हेरिडिटी में डिफरेंस क्या है? ड्राउट्स जो है वो रिकरेंट है एंड टेम्परेरी है। ड्राउट्स जो है टेम्परेरी होता है बिकॉज प्रेसिपिटेशन लॉस हो रहा है और वो सारी, बट हेरिडिटी जो है वो परमानेंट फीचर है हमारे क्लाइमेट का। हेरिडिटी जो है लो रेनफॉल एरियाज में होता है। आपको पता है ड्राउट्स तब होता है जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, वहाँ पे भी हो सकता है, और जहाँ पे रेनफॉल हो वहाँ भी हो सकता है, पर हेरिडिटी जो है वो लो रेनफॉल एरियाज में होता है, और ड्राउट्स जो है हर कंडीशन में होता है, ठीक है। और इट्स स्प्रेड एंड सीवियरिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होती है, जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डैमेज हो जाते हैं, एग्रोक्लाइमेटिक फीचर्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड ड्राउट। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज हेरिडिटी एनॉमली इंडेक्स। एनॉमली मतलब कि प्रिडिक्शन हमने क्या किया था और हमारे प्रिडिक्शन से क्या डिफरेंस है कि कितना ज़्यादा हेरिडिटी हमारे एरियाज में पाया जाता है। हमने प्रिडिक्ट तो इतना किया था कि हमारे एरिया में इतनी हेरिडिटी होगी, बट एनॉमली का मतलब होता है कि हम प्रिडिक्ट इतना किया था बट कुछ और हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी एनॉमली इंडेक्स वो बताता है कि नॉर्मल हेरिडिटी इंडेक्स से कितना, मतलब नॉर्मल हेरिडिटी वैल्यू हमने डिफाइन की है कि उससे कितना डिपार्चर है, ठीक है, और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। हेरिडिटी इंडेक्स मतलब का मतलब क्या होता है कि वाटर स्ट्रेस होता है सफर्ड बाय ग्रोइंग प्लांट। जो भी हमारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो मॉइस्चर उनको प्रॉपर नहीं पा रहा है, ना रेनफॉल मिल पा रही है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स जो है पूरी तरह ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। और ये परसेंटेज ऑफ एनुअल वाटर डेफिसिट टू एनुअल वाटर नीड और एनुअल पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो एनुअल वाटर डेफिसिट मतलब होता है कि कितना एनुअली, पूरे ईयर में कितना एनुअली हमारा वाटर डेफिसिट हुआ है, वाटर कम हुआ है, ठीक है, और जितनी हमको नीड रहती है उन दोनों के परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो इंडेक्स है आईएमडी, ये वीकली प्रिपेयर करता है रिपोर्ट, ठीक है, और वीकली ड्राउट आउटलुक जो है वो इशू करते हैं बेस्ड ऑन द इंडेक्स, जो कि इंडिकेट करते हैं जो ड्राउट सिनेरियो है कंट्री में। अब की फाइंडिंग्स अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 63 ऑफ 756 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉट एरिड है, वाइल 660 जो है वो एरिडिटी कंडीशन फेस कर रहे हैं। 196 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस फेस कर रहे हैं। 65 ऑफ दीज आर इन उत्तर प्रदेश में ही सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार जो है सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है एक्सपीरियंसिंग एरिड कंडीशन। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिडिटी अगर बात करें तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउट्स जो हमारी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर निकाली है वो 3 टाइप के होते हैं: मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, एग्रीकल्चरल ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट अगर सफिशिएंट रेनफॉल ना हो रही है तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं। और हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो होते हैं, जो हमारा वाटर है सब सरफेस लेयर्स में वो बहुत कम हो, लैक ऑफ वाटर हो, तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स बोलते हैं। और एग्रीकल्चरल ड्राउट्स उन्हें बोलते हैं कि सिचुएशन जो है जब रेनफॉल और सॉइल मॉइस्चर जो है इनएडिक्वेट है और हमारा एग्रीकल्चर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे, तो उसको हम एग्रीकल्चरल ड्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट आर द इन इंडिया, तो अराउंड 68% ऑफ द कंट्री जो है ड्राउट्स फेस कर रहे हैं। इम्पैक्ट अगर बात करें ड्राउट्स की तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज प्रोडक्शन लॉसेज एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ रेनफॉल्स को हमारे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, ठीक है, तो फूड चेन जो है हमारा डिस्टर्ब होता है उसके कारण। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो लो वाटर लेवल्स होते हैं हमारे ग्राउंड वाटर सरफेस पे, सॉइल सैलिनिटी होती है, माइग्रेशन होता है वाइल्ड लाइफ का, इस एनवायरमेंट से इम्पैक्ट होता है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो आउट माइग्रेशन होता है हमारे पॉपुलेशन का, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा और वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी जो हर पीपल को चाहिए, तो वो कहीं और माइग्रेट करते हैं और ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, इंडेटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सोशल इम्पैक्ट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फॉर ड्राउट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो नेशनल एग्रीकल्चर
मेजर ड्राउट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लाए थे जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रिवलेंस की कि कहाँ पे ड्राउट्स प्रिवलेंट है या नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। फिर ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम आया था। ये ड्यूज जो है ये एक रियल टाइम ड्राउट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर में सिचुएटेड है। उन्होंने मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर जो है इनको मैनेज करती है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो है जहाँ पे फार्मर्स को इक्विप किया जाता है और एग्रीकल्चरल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वेदर इवेंट्स होते हैं, उनके उसको बताया जाता है। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 आई थी जो कि फ्लड और ड्राउट्स को प्रिपेयर्डनेस को हेल्प करती है। रिलीफ मेजर्स आए जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई। फिर ड्राउट माइग्रेशन प्रोग्राम आया जैसे कि अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। फिर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन प्रोडक्ट टेक्निक्स के लिए। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो रेनफेड और डिग्रेडेड एरियाज में डेवलप करने के लिए। तो दीज आर द ड्राउट्स मैनेजमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लाई कि हमारा जो है वाटर जो हमारा अवेलेबिलिटी है वो कम ना पड़े और जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वाटर उसको हम शॉर्ट कर पाए कि आगे की जनरेशन के लिए यूज़ हो पाए, ठीक है, और कम वाटर यूज़ करें, वेस्टेज ना करें वाटर का। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ड्राउट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहली रिएक्टिव एंड रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच, अनलिमिटेड फोकस ऑन मिटिगेशन, एडाप्टेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो सेंट्रिक अप्रोच है वो मिटिगेशन, मतलब हम उसको कम कैसे करेंगे, अडाप्ट कैसे करेंगे, मतलब लोगों को कि वाटर स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसको अडाप्ट कैसे करें, वो सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते। दूसरी चीज़ लिमिटेड यूजेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन आती है उसका लिमिटेड यूज़ होता है बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स होते हैं। फिर अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल्स, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होते, प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और सब ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया ड्यू टू डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिकरिंग ड्राउट्स इन इंडिया। तो पहली चीज़ की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और हीट एक्सट्रीम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में हमारा जो है हाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आती है। लिमिटेड इरीगेशन कवरेज है, इसके कारण हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। इनएडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी हमारे इरिगेशन के लिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है बिकॉज कुछ एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, कुछ एरियाज में कम मिलता है। एल नीनो इफेक्ट अगर आ जाए तो हमारे यहाँ रेनफॉल ही नहीं होता, और रिलेटिवली शॉर्टर विंडो जो होता है रेनफॉल का ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे जो हमारा विंडो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब रिलेटिवली शॉर्टर टाइम के लिए हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो दिस इज कॉजेज ऑफ रिकरिंग ड्राउट्स इन इंडिया। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन। सबसे पहली चीज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हमको अडॉप्ट करना है कि हम ड्राउट को प्रिवेंट कर सके, मिटिगेट कर सके, प्रिपेयर कर सके। ड्राउट फोरकास्टिंग सिस्टम हमको बताना है जो कि लोकल लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कर सके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अवेयरनेस प्रमोट करना है और मेजर्स लेने हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, माइक्रो इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ करें। जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पढ़ाना है टू बिल्ड ह्यूमन कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स। ट्रेडिशनल नॉलेज और लोकल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करना है और इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को फॉर एक्यूरेट फोरकास्टिंग। अब आते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ ड्राउट। तो NDMA ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है ड्राउट्स के मैनेजमेंट के लिए। पहली है असेसमेंट एंड अर्ली वार्निंग, दूसरी है प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, तीसरी है कैपेसिटी डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है रिलीफ एंड रिस्पॉन्स इन ड्राउट अफेक्टेड एरियाज। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी जस्ट लर्न दैट कि असेसमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने बताया है कि हमको ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है, सॉइल मॉइस्चर लेवल्स को मॉनिटर करना है, और क्रॉप यील्ड्स जो है उनका क्विकर जो जल्दी असेसमेंट करना है। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन में उन्होंने बताया है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रेन गेज जो है हमको लॉन्च करने हैं। डेवलप करना है ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज़, और प्रमोट करना है प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंकलर, ड्रिप एंड सिस्टम, एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ क्लाउड सीडिंग एज अ पॉसिबल मेजर ऑफ मिटिगेशन। कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है, नेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में फॉर ड्राउट मैनेजमेंट, इंक्लूजन ऑफ ड्राउट मैनेजमेंट इन करिकुलम्स एंड सेंसिटाइजिंग एंड द ट्रेनिंग द फार्मर्स, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। रिलीफ एंड रिस्पॉन्स इन ड्राउट अफेक्टेड एरियाज पे अगर बात करें तो उनको रिहेबिलिटेट करना है, जैसे कि जनरेट करना है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूव करना है फाइनेंशियल सर्विसेज उनके लिए, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स भी एक्सटेंड करना है।
सो दीज आर द NDMA गाइडलाइंस. नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट. तो न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे पहला है दैट इज़ एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. तो इंडिया ने वोट किया है फेवर में कि हमारा जो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट का एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है. ये रिजोल्यूशन जो है वो ये भी बताता है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है और इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में भी इंक्लूड नहीं है. तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में इंक्लूडेड नहीं है. अर्लियर 2021 में UN ह्यूमन राइट काउंसिल जेनेवा में उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था कि हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है उसको यूनिवर्सल राइट बनाया जाए. 50 ईयर्स अगो जब हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट पास हुआ स्टॉकहोम में, वहाँ पे हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले गई. सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर हम इसको एक्सेस करवा देते हैं, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बता देते हैं. तो ये एनवायरमेंटल इनजस्टिस जो है और प्रोटेक्शनल गैप जो है उनको रिड्यूस करेगा. एम्पावर करेंगे पीपल को कि जो भी वल्नरेबल पीपल हैं वो वो अपने क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की डिमांड कर सके. ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को ट्रैकल करेंगे और हेल्प करेंगे स्टेट को कि अपना जो ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल राइट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करे विथ ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट. आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है और वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल वो बताता है. और इसमें बोला गया कि राइट टू एनवायरमेंट फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिसीज एंड इन्फेक्शन इज इनहेरेंट टू इन. तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ में जो है हमारा ये भी आता है. आर्टिकल 48A जो है स्टेट बोलता है कि हमको इम्प्रूव करना है हमारा एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड करना है हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंट्री का. आर्टिकल 51 क्लॉज A जो है हमारा बताता है, जो कि हमारा आर्टिकल 48A जो है वो हमारा DPSP है. एंड आर्टिकल 51A दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो वहाँ पे ड्यूटी बताते हैं कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी होती है कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और उसको इम्प्रूव करे. अब यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो सेकेंड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस अभी एंड हुई है जो जहाँ पे लिस्बन डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया है. दैट इज़ अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जहाँ पे हमने बोला है कि आर ओशियन आर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन. तो ये को होस्ट किसने किया है? केन्या, पोर्टुगल एंड लिस्बन. तो केन्या और पोर्टुगल ने को होस्ट किया है लिस्बन में, इसलिए लिस्बन डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया है. 2017 में पहली यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वो को होस्ट किसने किया था? फिजी और स्वीडन ने. और इस बार केन्या एंड पोर्टुगल ने किया है. एज अ पार्ट ऑफ इट ओवर 150 कंट्रीज जो है कलेक्टिवली एग्री किए हैं कि वो साइंस बेस्ड और इनोवेटिव एक्शन लेंगे रिलेटेड टू ओशियन एमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए और इम्प्लीमेंट SDG 14 को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये जो है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके लाइन पर बनाया गया है. की हाइलाइट्स क्या है कि पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हमको इम्प्लीमेंट करना है और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को. फिर स्टेट को बोला है कि उनका वॉलेंट्री कमिटमेंट होना चाहिए कि एटलीस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल ओशियन विद इन अ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज उनको प्रोटेक्ट करना है एंड अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स बाय 2030. मतलब 30% जो है आपको करना है. इंडिया ने कमिट किया है टू अ कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन और वो बैन करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसकी तरफ बैन करने की तरफ एक कदम उठाएंगे. यूनेस्को ने अभी एक लॉन्च किया है इट्स की स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट ड्यूरिंग द इवेंट और की रिकमेंडेशन है कि ओशियन साइंस बेस्ड इंटरफेस हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए और थ्योरेटिकल बेसिस जो है सस्टेनेबल ओशियन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का उसमें को क्रिएट करना चाहिए. ओके, सो दीज आर द कमिटमेंट. तो की कमिटमेंट्स क्या है? पहली चीज़ हमको प्रोटेक्ट करना है हमारे नेशनल मैरीटाइम जोन्स को बाय 2030 तक 30%, रिड्यूस करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन और इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी यूज, अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 और एलोकेट जो है फंड को एलोकेट करना है रिसर्च के लिए जो ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है उसके रिसर्च के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस रिसर्च के लिए. तो ये जो है 4 टारगेट्स जो है हमने यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस में लिए हैं. तो इस बार किसने होस्ट किया था? केन्या एंड पोर्टुगल ने. कहाँ पे? लिस्बन डिक्लेरेशन. तो वहाँ पे लिस्बन डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया है. अब आते हैं ओजोन होल ओवर द ट्रॉपिक्स. तो आपको पता होगा ओजोन होल क्या होता है. ओजोन जो है, ओजोन सबसे पहले ओजोन के बारे में देखते हैं. ओजोन जो है एक लेयर है जो कि हाई कंसंट्रेशन रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है दैट इज ओजोन. आपको पता होगा कि उसी के कारण हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज वो रेज जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. सन की जो रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, जो भी हार्मफुल रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है.
क्या हुआ था कि जो ओजोन होल है, ओजोन होल का मतलब होता है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, अगर पतली होती जाएगी तो कम एब्जॉर्ब करेगी। तो पहली बार ओजोन लेयर का थिनिंग जो है वो 1985 में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे ओजोन होल हमारा फॉर्म हुआ था अंटार्कटिका में ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग। कॉजेज क्या थे कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलोन्स हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, जो क्लोरीन ब्रोमीन ये सब रिलीज होते हैं, ये हमारे ओजोन को डैमेज करते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने अभी रिवील किया लार्ज, तो ऑल सीजन ओजोन होल इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर ओवर द ट्रॉपिक्स कंपेरेबल इन डेप्थ टू दैट ऑफ अंटार्कटिक होल बट रफली 7 टाइम्स ग्रेटर इन एरिया। तो 7 टाइम्स ग्रेटर है। ऑल सीजन ओजोन होल का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे ओजोन का जो लॉस है वो 25% ज़्यादा हो कंपेयर्ड विद द अनडिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर। अगर हमारा एटमॉस्फेयर अनडिस्टर्ब्ड है तो 25% ज़्यादा ओजोन लॉस हो उस एरिया में, तो दैट इज कॉल्ड ऑल सीजन ओजोन होल। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स जो हमारे ओजोन लेयर के लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। वेना कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट लिया गया है। वेना कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए है, 1985 में अडॉप्ट किया गया था कि वहाँ पे ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है उनके लिए रिसर्च करें। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है बाय फेजिंग आउट केमिकल्स जो उसको डिप्लीट कर रहे हैं। फिर किगाली एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया है 2016 में और एंटर हुआ 2019 में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि 80% हमको रिडक्शन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे और नॉट ओजोन डिप्लीटिंग, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग नहीं होते बट ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 2047 तक हमको HFC जो है हमको 80% रिड्यूस करना है। तो दिस इज द इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओजोन होल। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल यूवी रेडिएशन हमारी बढ़ जाएंगी जो कि हमारे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट्स, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं वो हमारे इफेक्ट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द ओजोन होल। नाउ लेट्स कम टू वेटलैंड गेट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में 53 वेटलैंड्स हो गए जिनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, 54 वेटलैंड्स हो गए जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है और जो रामसर कन्वेंशन के अंदर ऐड हो गए हैं। तो पहला है किरीकिली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। फिर पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट दैट इज इन तमिलनाडु। पिच्चावरम मैंग्रोव भी तमिलनाडु में है। पाला वेटलैंड मिजोरम में है एंड सांख्य सागर वेटलैंड अपने मध्य प्रदेश में है जो कि मैनियर रिवर के ऊपर है। ठीक है, और लोकेटेड कहाँ पे है? माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कितने हो गए? किरीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकराई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिच्चावरम मैंग्रोव जो है ये तमिलनाडु में है। पाला वेटलैंड हमारा मिजोरम में और सांख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है। तो इंडिया में अभी 54 करंटली वेटलैंड्स हो गए हैं। अब वेटलैंड वो लैंड एरिया होते हैं जो पूरी तरह वाटर से सिचुएटेड हो रहे होते हैं सीजनली या फिर परमानेंटली, सच एज लेक्स हो गए, एक्वाफर्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स, कुछ भी हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोरल रीफ, एस्चुरीज, ये सब वेटलैंड्स में आते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है रामसर साइट के अंदर वेटलैंड में कि एटलीस्ट एक क्राइटेरिया, 9 में से एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा रामसर कन्वेंशन साइट के अंदर आने के लिए, सच एज सपोर्टिंग, आपको वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज, और सपोर्ट करना पड़ेगा 20,000 और मोर वाटर वर्ड्स अमंग अदर्स। अब रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में अडॉप्ट किया गया था और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दी है वेटलैंड के कंजर्वेशन और उनके रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो दिस इज द रामसर कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग। तो फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं, जिसके कारण हमारा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसके कारण अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन 14 डेटिंग एडवर्सली। तो जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसके कारण हमारा ये चीज़ें इफेक्ट हो रही है। तो कार्बन 14 का मतलब होता है, ये हमको कार्बन 14 डेटिंग का मतलब होता है ये हमको एक रिलेटिव एज प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्लांट्स और वो होते हैं उसमें रॉक्स होते हैं, उसमें ये प्रिजर्व हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम बहुत सालों बाद उसको यूज़ करें तो हमको पता चलता है कि ये किस एज में बिलोंग करते थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं और इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फूड सोर्सेस, इनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही लिविंग विंग्स खत्म होते हैं तो वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, बट रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कंटिन्यूज टू डिके। और मेजरिंग द अमाउंट लेफ्ट ओवर गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग हैव बीन डेड। ठीक है, तो दिस इज हेल्प इन
किस एज के हैं हम उसको प्रोटेक्ट उसको हम देख सकते हैं। अब राइट टू रिपेयर, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंटली एक कमिटी सेटअप की है ऑन राइट टू रिपेयर टू एम्फोसाइज ऑन लाइफ को एम्फोसाइज करने के लिए, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट थ्रू अ सस्टेनेबल कंजम्पशन। की सेक्टर्स इसमें आइडेंटिफाई किया है कि फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन्स, टेबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट। अब राइट टू रिपेयर मूवमेंट को ये बताता है कि हमको मैन्युफैक्चरर्स को कॉल करना है टू मेक ऑथेंटिक पार्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर, जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऑथेंटिक पार्ट मिले, सो दैट वो डिवाइस का जो दैट पार्ट है उसको रिपेयर कर पाए फ्रॉम द इंडिपेंडेंट शॉप्स। ये नहीं कि उनको किसी सर्विस सेंटर में ही जाके रिपेयर करना पड़े, तो ऐसे पार्ट्स अवेलेबल करें कंज्यूमर्स को कि वो नॉर्मल शॉप्स में भी जाके रिपेयर कर पाए इफ़ दे सो डिज़ायर। राइट टू रिपेयर हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, वो पहली बार रिकग्नाइज्ड हुआ था यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन नेशन में, तो हमारे यहाँ भी अगर दे देंगे तो हम फ़ायदा होगा। अब इसमें क्या होगा कि स्मॉल रिपेयर शॉप्स का बिजनेस बढ़ेगा, और कल्चर ऑफ प्लांट ऑब्सिलेंस जो है, दैट मीन्स डिवाइस आर डेजिग्नेटेड स्पेशली टू लास्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ रिड्यूस करेंगे इमेंस प्रेशर जो एनवायरमेंटल और वेस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज है, और मनी और टाइम जो है कंज्यूमर का सेव करेंगे। कंसर्न्स क्या है, लार्ज टेक कंपनीज जैसे एप्पल हो गए, टेस्ला हो गए, उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने ओपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है कि उन्हीं का बस ब्रांड है जो तो वहीं बनेगा, तो थर्ड पार्टी रिपेयर जो है उनको देना ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ कंसर्न रेज किया है। अब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, तो आइडिया जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट का वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, दैट इज ग्लासगो समिट में। और उनका विजन था कि हमको जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से जीना है, अपने प्लैनेट्स के साथ, और ना ही उसको हार्म नहीं करना है। तो पीपल लिविंग सच अ लाइफस्टाइल आर कॉल्ड प्रो प्लैनेट पीपल। द मिशन ने में ये बताया है कि हमको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो पाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर्स एब्जॉर्ब एनेबल कर पाए, मतलब उसको यूज़ कर पाए टू अ सेल्फ सस्टेनेबल। अब आते हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी नोटिफाई किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। ये किसने नोटिफाई किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोग्राम्स हैं हमको उनको बढ़ाना है। अब साइलेंट फीचर्स इसके क्या हैं? पहली चीज़, ग्रीन ओपन एक्सेस हमको अलाउ करना है कि कोई भी कंज्यूमर्स जो है एंड द लिमिट ऑफ ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन जो है उसको रिड्यूस किया है, कि कोई भी ग्रीन ओपन एक्सेस जो है वो हर कंज्यूमर्स को अलाउ कर दिया है कि आप ओपन एक्सेस पे बायर्स और सेलर्स जो है ओपन अपने में बिजनेस करके अपने से ले सकते हैं। ठीक है, पावर एंड द लिमिट जो है ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की उसको रिड्यूस करके, पहले 1 मेगावाट था, अब 100 किलोवाट कर दिया है ग्रीन एनर्जी के लिए। और स्मॉल कंज्यूमर्स को इनेबल किया है कि वो भी रिन्यूएबल पावर ओपन एक्सेस से परचेस कर सकते हैं। अब कंज्यूमर्स को ये भी एंटाइटल किया है कि वो डिमांड जो है सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम डिस्कम्स, तो वो भी कर सकते हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अलाउ किया है कि वो ग्रीन पावर वॉलंटरी बेसिस पे परचेस कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन होगा। और जितनी भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं जिनको रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन मिलता है उनके लिए यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन होगा किसी भी एरिया में ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो है उसको भी इंक्लूड कर दिया है आरपीओ में। अब कंज्यूमर्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर वो ग्रीन पावर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्योंकि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, जनरेशन कंजम्पशन जो है ग्रीन एनर्जी का वो बढ़ जाएगा, और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर जो है वो बढ़ जाएगा फॉर ओपन एक्सेस टू ग्रीन पावर, एंड हेल्प करेंगे इंडिया का कमिटमेंट अचीव करने में 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। अब आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो आपको पता है राजस्थान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनके जो स्कोर है, मतलब जो पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, अब वो 100 हो गए हैं, मतलब कम हो गए, 100 से भी नीचे चले गए हैं। तो पॉपुलेशन ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अंडर ओवर हेड जो केबल हम बिछाते हैं, अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन जो है गुजरात में, हम राजस्थान में बिछाएं, तो उसके कारण वो मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पावर कंपनीज जो है इन स्टेट की वो हाई टेंशन पावर लाइंस अंडरग्राउंड बनाएंगी, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उसमें ना फंसे। तो 3 लेवल कमेटी भी बनाई है, 3 मेंबर कमेटी। हाउएवर सेंटर एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को ऑब्जेक्ट किया है।
ठीक है, सेफ्टी रिस्क वगैरह के कारण। अदर थ्रेट्स अगर बात करें तो हंटिंग, हैबिटेट इरोजन, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए थ्रेट है। अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं, स्पीशीज़ फॉर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर इनको जोड़ा गया है और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर भी है। ठीक है, अब व्हाट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, ओपन कंट्री विथ थॉर्न स्क्रब्स यहाँ सब पाए जाते हैं और राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है और ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। IUCN स्टेटस अगर इनका बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऑब्वियसली 100 से कम है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, नालिया गुजरात में है, वरोड़ा महाराष्ट्र में, वेलेरी कर्नाटक में, तो इन 4 स्टेट्स में मिलते हैं। अब आते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। तो IUCN ने अभी ऐड किया है दिस माइग्रेटिंग मोनार्क बटरफ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम रेड लिस्ट में, अपनी रेड लिस्ट में उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल बटरफ्लाइज है हमारे वर्ल्ड की। नॉर्थ अमेरिका अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ जो बटरफ्लाइज हैं ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट लेके आती हैं। थ्रेट्स इनका क्या है, हैबिटेट लॉस, ऑब्वियसली इनकी जगह बदल जाए तो, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में बढ़ जाए तो इनका लॉस हो जाए, और क्लाइमेट चेंज के कारण। वे अहेड की बात करें तो प्लांटिंग मिल्क वीड अ प्लांट दैट कैटरपिलर्स डिपेंड अपॉन, तो उस पर ये जो है वो होंगे। अब आते हैं स्नो लेपर्ड। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्नो लेपर्ड जो की पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है, मतलब स्नो लेपर्ड रेगुलेट्स द पॉपुलेशन ऑफ इट्स हर्बीवोरस प्रे स्पीशीज साइबेरियन इबेक्स एंड ब्लू शीप, क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो स्नो लेपर्ड के बारे में शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल में आता है। हैबिटेट माउंटेन लैंडस्केप वाले एरियाज में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे रहता है। थ्रेट्स जो है लॉस ऑफ नेचुरल प्रे स्पीशीज, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड इलीगल ट्रेड ऑफ इट्स फर एंड बोन्स। अब आते हैं लाइट मेंटल्ड एल्बर्ट्रोस। ठीक है, तो एशिया का फर्स्ट साइटिंग ऑफ द लाइट मेंटल्ड एल्बर्ट्रोस जो है एक सी बर्ड है जो कि अंटार्कटिक सीज में मिलता है, वो अभी तमिलनाडु में पाया गया है। ये सी बर्ड जो है सर्कमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है इन सदर्न ओशियन एंड फ्रोजेस ओवर द कोल्ड अंटार्कटिक। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेड है। अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 रिपोर्ट, इट इज़ द 7th सेशन ऑफ दिस, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने ऑर्गेनाइज किया है बाली, इंडोनेशिया में। अब GP 2022 जो है ये मेन ग्लोबल फोरम है जो कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स आते हैं डिजास्टर से रिलेटेड, उनको हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया है। की टेकअवेज की अगर बात करें तो यहाँ पे नीड है कि होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच हमको चाहिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो कोर है हमारे डेवलपमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसीज का। पार्टिसिपेटरी एंड ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच जो है हमको अपनानी है, और DRR एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज। अबाउट UNDRR की बात करें तो इट इज़ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स फोकल पॉइंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द कस्टोडियन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है जो पोस्ट 2015 के बाद हमने अडॉप्ट किया है, और मेंबर स्टेट्स को प्रोवाइड किया है कि कॉन्क्रीट जो है एक्शंस रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आते हैं कोस्ट लाइन इरोजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि 34% ऑफ द कोस्ट लाइन जो है वो वेरिंग डिग्रीज की इरोजन में है फॉर पास्ट 28 ईयर्स के। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ा काम था। तो हम आते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर, हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कोस्ट लाइन इरोजन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि 34% ऑफ द कोस्ट लाइन्स जो हैं वो हमारी इरोड हो रही हैं फॉर पास्ट 28 ईयर्स। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जो है ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, जो कि हमारे शोर लाइन को मॉनिटर करती है। सिंस 1990s से मॉनिटर कर रही है। कैसे मॉनिटर कर रही है? रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ करके, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके, GIS मैपिंग टेक्निक्स यूज़ करके। टोटली अगर बात करें तो 6907 किलोमीटर जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है मेन लाइन इंडिया की, उसको एनालाइज किया गया है। तो 26% ऑफ द कोस्ट लाइन जो है वो एक्रीटिंग नेचर की है, 44% जो है स्टेबल है। वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा इरोजन होता है वहाँ पे, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। अब कोस्टल इरोजन का मतलब है कि जो भी सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं, वो कोस्टल एरियाज से, कोस्ट लाइन से हमारे रिमूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि वेव एक्शन ज़्यादा हो रहा है, टाइड्स ज़्यादा आ रही हैं,
करंट ज़्यादा नहीं तो वो हमारे सेडिमेंट्स को भी बहा के ले जाती है, तो हमारा कोस्ट लाइन जो है एरोड हो जाता है. अकॉर्डिंग टू नेशनल असेसमेंट ऑफ शोर लाइन चेंजेस अलॉन्ग इंडियन कोस्ट बाय एनसीसीआर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल स्ट्रक्चर्स, बीच, सैंड माइनिंग, ऑफशोर ड्रेजिंग एटसेट्रा, ये जो है कोस्टल इरोजन को ट्रिगर कर रही हैं. अब इम्पैक्ट क्या है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनिमल और प्लांट हैबिटेट्स का. इंडस्ट्रीज जो है, फिशिंग इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है हमारे कोस्टल हैबिटेट पे. फर्टाइल लैंड का लॉस हो रहा है और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है. अब मेजर्स क्या क्या लिए हैं? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है उन्होंने कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो निकालती है हर साल. इनकॉइस जो है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकालती है जिसमें मैपिंग किया जाता है कि सी लेवल राइज कितना हुआ है और उसका इम्पैक्ट इंडियन कोस्ट पे कितना हुआ है. फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान आया जो कि ऑप्टिमल सस्टेनेबल यूज़ जो है कोस्टल नेचुरल रिसोर्सेज को उसको बताती है. एंड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो कि चेन्नई में है वो रिसर्च करती है हमारे एरियाज जो है कोस्टल जोन मैनेजमेंट के उनको. अब आते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है. एनटीपीसी ने अभी बोला है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग मतलब कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि हमारा तेलंगाना स्टेट में लिया गया है. तो 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑपरेशनलाइज किया जाएगा एनटीपीसी रामागुंडम में जो कि तेलंगाना में है. और ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स भी होंगे. अब एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो कि नाइट फ्रैंक निकालती है, ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट. कौन निकालती है? नाइट फ्रैंक. 4 इंडियन साइट सिटीज़ हैं. बेंगलुरु जो है वो टॉप में है इसमें, फॉलोड बाय दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई. इंडेक्स जो है 36 सिटीज़ को रेट करती है बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन, प्रेशर, क्लाइमेट रिस्क कितना है, कार्बन एमिशंस कितना है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं. और इंडिया जो है 6 लार्जेस्ट कंट्री है हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में. और जहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स जो है 2021 में इशू जितने हुए तो उसमें से 6th लार्जेस्ट है. ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? एक टाइप का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे हम मनी को रेस करते हैं. प्राइवेट लोग जो है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो है ग्रीन बॉन्ड्स में आते हैं. ठीक है, तो this is Asia Pacific Sustainability Index that is released by Nightmare. So this is the end of environment part. I will start with social issues tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.